हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज हम लोग 20 अगस्त के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो आपको नाम बताने हैं कि कौन से निर्वाचन आयुक्त हैं जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वो हैं दोस्तों अशोक लवासा। ठीक है, अशोक लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 18 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब क्या करेंगे अशोक लवासा? इसके बाद अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी में अब क्या करेंगे, ये उपाध्यक्ष का पद जो है संभालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अशोक लवासा ने निर्वाचन चुनाव आयुक्त से इस्तीफा दे दिया है और वह अब एडीबी में एशियाई विकास बैंक में उपाध्यक्ष का पद संभालेंगे। इससे पहले एशियाई विकास बैंक में जो उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे थे वो थे दिवाकर गुप्ता, तो अब ये जाकर के दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी जो दिवस मनाया जाता है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? वो 19 अगस्त को मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो यह दिन खास करके उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने खास पलों को तस्वीरों में कैद कर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया है। ठीक है, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस का महत्व क्या होता है कि जागरूकता पैदा करना, विचारों को दोस्तों साझा करना और फोटोग्राफी के क्षेत्र में लोगों को आने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों के लिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है आज का, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो वो भेजा है तो रोहित शर्मा का नाम। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने रोहित शर्मा का नाम रोहित शर्मा का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो रोहित शर्मा का नाम हो गया क्रिकेट में पहलवान विनेश फोगाट और टेबल टेनिस चैंपियन मनिका बत्रा और पैरालंपियन मरियप्पन थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की है। खेल रत्न भारत के किसी भी नागरिक को दिया जाने वाला क्या है, ये सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है। ठीक है, ये जो राजीव गांधी है ये क्या है, सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रोहित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर होंगे। ठीक है, अगर इनको मिल जाता है तो। ठीक है, चलिए इससे पहले सचिन तेंदुलकर को भी मिल चुका है 97-98 में, धोनी को भी मिला था 2007 में, विराट कोहली को भी मिला था 2018 में। ठीक है, तो 3 लोगों को मिल चुका है। अगर रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलता है तो ये क्या होंगे, चौथे भारतीय क्रिकेटर होंगे। चलिए अगला प्रश्न जो देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल जो है वो बनाया जा रहा है उसके लिए कितने करोड़ रुपए का फाइनेंस किया है दोस्तों? तो वो किया है कुल मिलाकर के 7500 करोड़ रुपए। ठीक है, 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस किया है एडीबी ने। ठीक है, चलिए तो इससे क्या होगा कि जो रैपिड रेल परियोजना चल रही है उसमें तेज़ी आएगी दोस्तों, काफ़ी तेज़ी आएगी जब पैसा मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के मुताबिक एडीबी द्वारा रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए पैकेज को मंजूरी से क्षेत्रीय परिवहन में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और इसके साथ ही आर्थिक विकास के साथ जीवन शैली में भी क्या आएगा, सुधार आएगा। तो ये जो दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट है इसके तहत बनने वाला यह कितना है, 82 किलोमीटर कुल मिलाकर के लंबा कॉरिडोर है जो दिल्ली के सराय काले खां, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ेगा। ठीक है, तो 82 किलोमीटर कुल लंबा कॉरिडोर है और इसके लिए एडीबी ने कुल 7500 करोड़ रुपए का फाइनेंस किया है। अगला जो प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक यानी कि ईडी नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है दोस्तों जीपी गर्ग को। ठीक है,
सेबी ने जीपी गर्ग को अपना ईडी नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो सेबी है उसने 14 अगस्त 2020 को उन्होंने कहा था कि जीपी गर्ग ने कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ये भी कहा था कि अपनी प्रोन्नति से पहले जीपी गर्ग सेबी में मुख्य महाप्रबंधक थे, तो इससे पहले वो वहाँ पे ऑलरेडी मुख्य महाप्रबंधक थे, इसके बाद वो ईडी बन गए हैं। ठीक है, तो जो देश में वित्तीय साक्षरता हो गई, वित्तीय साक्षरता और निवेशक शिक्षा पर सेबी की पहल के साथ निकटता से जो है दोस्तों जुड़ रहे हैं। उन्होंने पाताल गंगा में कला परिसर की स्थापना सहित राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार की स्थापना में भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। ठीक है, तो आपको फाइनली जो है आपको याद रखना है कि सेबी के नए ईडी कौन हैं, तो वो बनाए गए हैं जीपी गर्ग। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने एक नई योजना शुरू की है दोस्तों, उसका नाम है पढ़ाई तुहार पारा। ये एक नई छात्र केंद्रित योजना है, तो वो शुरू किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दोस्तों कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की है, उसका नाम है पढ़ाई तुहार पारा। ठीक है, पढ़ाई तुहार पारा। तो यह योजना क्या करेगा दोस्तों कि स्कूली छात्रों को कोरोना वायरस प्रकोप के कारण कक्षाओं के बंद होने के मद्देनज़र अपने क्षेत्रों और गांवों में समुदाय की मदद से अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। तो समुदाय की मदद से, ठीक है, देखिए स्कूल बंद हैं, स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो समुदाय की मदद से ही ये बच्चों को पढ़ाने का काम करेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की है, पढ़ाई तुहार पारा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत तक का लक्ष्य रखा है, तो वो कुल मिलाकर के 10% तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत 2022 तक क्या किया जाएगा कि पेट्रोल में 10% तक बायो इथेनॉल सम्मिश्रण किया जाएगा। ठीक है, तो इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम को क्या किया गया है कि राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में ही लॉन्च किया गया है, उसी के अनुरूप ही ये लॉन्च किया गया है। इथेनॉल क्या है, तो इथेनॉल एक जल रहित एथिल एल्कोहल है, जल रहित एथिल एल्कोहल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। ठीक है, एथिल एल्कोहल, जिसे कि आप नॉर्मल जो शराब आता है वो यही है। ठीक है, एथिल एल्कोहल। तो भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है, और इसीलिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य जो है बना रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, 5% इथेनॉल सम्मिश्रण के परिणाम स्वरूप क्या होगा, लगभग 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम करना पड़ेगा। 1.8 मिलियन बैरल कच्चे तेल का आयात कम करना पड़ेगा अगर ये 10% का कार्यक्रम हमारा लागू हो जाता है। तो इथेनॉल सामग्री के रूप में चीनी उद्योग के उप उत्पाद का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मोनोऑक्साइड हो गया और हाइड्रोकार्बन हो गया, उसका जो उत्सर्जन है वो उसमें कमी किया जा सके। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें है, इसलिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो प्रश्न है 8वां नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, तो वो कहाँ पर किया जाएगा दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। ठीक है, क्या क्या है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने इस परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना को जो है स्थानीय जो मछुआरे हैं उन्होंने विरोध किया है और उनके विरोध का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण से मछली पकड़ने के पैटर्न, खास करके मुख्य रूप से हिल्सा को पकड़ने के पैटर्न से प्रभावित होने की संभावना है। नर्मदा नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर, नर्मदा नदी के पार भादभूत गांव, नर्मदा नदी के पार है ये, नर्मदा नदी के पार भादभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भादभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर, ठीक है, दूर स्थित है, जहां नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो वहां पर ये भादभूत परियोजना जो है शुरू किया जाएगा गुजरात सरकार द्वारा। अगला जो प्रश्न है 9वां नंबर, विश्व मानवता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो जो विश्व मानवता दिवस है दोस्तों वो प्रतिवर्ष
19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिवस उन लोगों के लिए समर्पित है जो मानवता के लिए कार्य करते हैं तथा इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। इस दिवस के द्वारा विश्व में मानवता के लिए कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। विश्व मानवता दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली द्वारा। तो पिछला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों आपसे वो ये था कि शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो है दोस्तों पंडित जसराज। पंडित जसराज का अमेरिका में 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वो 90 साल के थे। ठीक है, तो अमेरिका के न्यू जर्सी में अंतिम सांस ली पंडित जसराज का जन्म कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। उन्हें सन 2000 में भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडित जसराज ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई प्रदान की थी। तो अगला जो प्रश्न है वो आपके लिए है कि अरुण-3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो आपको देश बताना है कि अरुण-3 परियोजना के लिए भारत किस देश की सहायता कर रहा है? चीन, रूस, जापान, नेपाल। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।